हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द्रव्य गुण का चैप्टर कर्म, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और जिसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर बात की जाए तो आप श्लोक याद कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि आप श्लोक याद कर सकते हैं, देन इट्स बेटर कि आप श्लोक ही याद करें और उसी के हिसाब से डेफिनेशन लिख कर आएँ। लेकिन अगर आप नहीं श्लोक याद कर पा रहे हैं, बिकॉज़ 20 श्लोक याद करना आसान तो बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से आज हम आपको ऐसा एक फॉर्मेट देने वाले हैं और ऐसा कंटेंट जो कि आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को नहीं लगेगा कि अगर इसने श्लोक नहीं लिखा है तो इसके मार्क्स काटने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देखते हैं हम कि हम क्या क्या हेडिंग बनाने वाले हैं। कर्म, सबसे पहले हम कर्म लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उसका भौतिक संगठन लिखेंगे, उसके बाद उसका उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद उसका रोग उपयोग और उसके बाद उसका मॉडर्न से रिलेशन क्या है। तो ये सारी हेडिंग्स कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स हम एक कर्म में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दीपन और पाचन। तो दीपन क्या होता है? जो जठराग्नि को बढ़ाता है और आम का पाचन नहीं करता है। तो देखो, दीप्त कर रहा है, दीपन मतलब दीप्त करना, दीप्त करेगा अग्नि को, लेकिन आम का पाचन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाचन का काम दीपन का नहीं है, पाचन का काम तो पाचन का है। तो ये सिर्फ क्या करेगा? जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, दीपन करेगा। अब जब जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, जिसके नाम में ही अग्नि आ गया, तो उसमें अग्नि महाभूत तो होगा ही। अब वायु क्या करती है? जैसे हम जानते हैं कि चूल्हे में जब हमारी आग नहीं जल पाती है, कोयले सुलग नहीं पाते, तो हम फूंक मारते हैं, मीन्स वायु देते हैं। तो वायु क्या करती है? अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी अग्नि और वायु, इन दोनों की ज़रूरत है उसे दीप्त करने के लिए, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सौंफ और मिश्री, आप इन्हें याद कर लेंगे। अब दीपन की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? अरुचि में, अग्निमांद में, ठीक है। इसके बाद इसे मॉडर्न में किससे रिलेट कर सकते हैं? डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट से। इजी था, दीपन हमारा हो गया। आप इसी तरह इन 5-6 हेडिंग को लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पाचन की। पाचन में क्या कह रहे हैं? जो आम यानी अधपके भोजन का पाचन करता है पर अग्नि नहीं बढ़ाता, इसका अग्नि से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा? पाचन करेगा। किसका? आम का, यानी जो हमारा अधपका भोजन है उसका जो पाचन करेगा। अब इसमें क्या होगा? आकाश और अग्नि होगी। अग्नि तो होगी ही होगी क्योंकि ये पाचन कर रहा है, और आकाश होगा, उसे थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए पाचन करने के लिए। इसके लिए आता है चित्रक और पिपली। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है? चित्रक है और पिपली है। ऐसे याद कर सकते हो, पी से पाचन, पी से पिपली, तो पिपली के साथ चित्रक तो याद आ ही जाएगा। ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लेना, PACHAN। तो पी से आ जाएगा पिपली, सी से आ जाएगा आपका चित्रक, उधर आगे, ठीक है। यहाँ पर चित्रक याद हो गया, तो पी और सी। अब इसका यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें पाचन करना हो। अब पाचन किसका होगा? आम का। तो या तो अजीर्ण की कंडीशन हो, जब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, या फिर आम दोष की उत्पत्ति आपकी बॉडी में हो गई हो, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। पाचन को मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स एनहांसर से, राइट। समझ आ गया? ये 2 चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ये हमने कवर कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है संशोधन और संशमन की। संशोधन में क्या कह रहे हैं? जो दोषों को शरीर से बाहर निकाल देता है। संशोधन की क्या होता है? दोष जिसमें शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे वमन, विरेचन। अब इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये लिखा है, लेकिन जो मैं अब लिख रही हूँ वो आप ज़रूर देखेंगे। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ऐसे आप देखिएगा, ये लिखा ही रहेगा फिर नोट्स में, वमन। अगर मैं बात करती हूँ वमन की,
तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से महाभूत होंगे, क्योंकि वमन की प्रवृत्ति जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वायु, वी वायु प्लस अग्नि, क्योंकि ये लघु है, प्लस आकाश भी लिख दो, आकाश। अगर आप वमन करा रहे हैं, वमन कर्म यानी संशोधन वमन कर्म से करा रहे हैं, तो उसमें महाभूत की प्रधानता क्या होगी, वायु, अग्नि और आकाश की। लेकिन अगर आप वहीं पर विरेचन करा रहे हो, क्योंकि संशोधन में तो दोनों आते हैं, विरेचन करा रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि तो चला गया, जल प्लस पृथ्वी होगा, क्योंकि ये गुरु होते हैं, ये तीनों लघु हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति कैसी है, ऊपर की तरफ है, और ये गुरु है इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अधो है, नीचे की तरफ है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप लिखेंगे संशोधन को आंसर में, तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे जो दोषों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वमन एंड विरेचन। अब आप महाभूत की हेडिंग में सबसे पहले वमन डालेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे तीनों, क्योंकि ये लघु होता है, फिर आप लिखेंगे विरेचन और उसके बाद डालेंगे जल और पृथ्वी, क्योंकि ये गुरु होते हैं और इसी वजह से ये आपकी अधः प्रवृत्ति होती है, यानी इनकी प्रवृत्ति नीचे की तरफ होती है। अब आपको इतना डिटेल लिखना है या नहीं लिखना है, वो आपको ये जानना पड़ेगा कि शॉर्ट में क्वेश्चन आया है या फिर लॉन्ग में। इसका एग्जाम्पल हम जानते ही हैं, मदन फल वमन के लिए है, ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मदन फल किसके लिए है, वमन के लिए है, और त्रिव्रत विरेचन के लिए है। त्रिव्रत किसके लिए है, विरेचन के लिए, राइट। ये हमें समझ आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शरीर की शुद्धि करता है, क्योंकि हमें पता ही है, और सभी दोष का जो नाश करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शोधन से जो दोष शमन होते हैं, कम होते हैं, यानी जो रोग नष्ट होता है वो पुनः उद्भव नहीं होता। और कुष्ठ के लिए भी बहुत अच्छी चिकित्सा संशोधन ही है, और ये इसे हम मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो डिटॉक्स या फिर बायो प्योरिफिकेशन। अब आप ये कहेंगे क्या एक ही शब्द में लिख कर आना है कि मॉडर्न क्या है? देखो, अगर आपका आंसर शॉर्ट में है तो आप इतना लिख दो या फिर उसे 2-3 लाइन में डिफाइन कर दो, और अगर लॉन्ग में है तो फिर आप इसे अच्छे से डिफाइन करेंगे कि डिटॉक्स करता है लीवर को, पूरी बॉडी, जो इंटेस्टाइन, स्टोमक, इन सब को साफ कर देता है। आप इसे अपने पास से लिख कर आ सकते हैं। अभी हम सिर्फ ये आयुर्वेद का जो एस्पेक्ट है जो कि कंफ्यूजिंग होता है, वहाँ पर मेरा फोकस है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं संशमन की, जो दोषों को बाहर ना निकाले और शरीर में ही शांत कर दे, ठीक है, जो दोषों को बाहर निकाले बिना ही शरीर में ही शांत कर दे। शोधन में बाहर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसमें कौन कौन से महाभूत होंगे? वायु और जल। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें वो महाभूत हैं जो आसानी, जो नॉर्मली मतलब ईजी हैं, ईजीली एक्ट करते हैं, यानी हल्के हल्के, ज़्यादा दुख नहीं देते हैं शरीर को, तो वो है वायु और जल। क्योंकि ये दोनों मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, मृदु मृदु हैं, इनका कोई इतना तीक्ष्ण काम नहीं है, जैसे कि अग्नि का काम कितना ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, तो ये दोनों हल्के हल्के हैं दोनों, वायु प्लस जल, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है गुडूची। गुडूची है सबसे अच्छा, और ये क्या करता है? ज्वर का शमन करता है, वात रक्त का शमन करता है, राइट। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज़र। इन्हें मॉडर्न में क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज़र। अब आप इसे मॉडर्न के एस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो? एसिड और बेस वाला न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हो, राइट। तो आप इसे खुद बनाकर लिख सकते हो जब आपको ये पता चल गया कि संशमन होता क्या है। इसके बाद कोष्ठ शुद्धि कर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये देखिएगा, इसमें आते हैं आपके 1 2 3 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अनुलोमन, जो मल को पकाकर, ये आप इसमें देखते रहिएगा पॉइंट वाइज, जो मल को पकाकर, यानी सबसे पहले इन्होंने इसमें बात कही है कि पाचन हो रहा है, पक रहा है, वो वायु को नीचे की ओर ले जाकर बाहर निकाले, ठीक है। मल को पकाकर
वायु को नीचे की ओर ले जाकर, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने कह दिए। बाहर निकाल, क्योंकि बाहर तो निकालना ही है, क्योंकि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, कोष्ठ की शुद्धि कर रहे हैं, लग्जेटिव एंड परगेटिव, तो ये तो अधोमार्ग से ही निकलेंगे, ठीक है। तो बाहर तो निकालना ही है, तो मल को पकाकर और वायु को नीचे की ओर ले जाकर। अब मल पकाना है तो अग्नि आएगी, वायु ले जा रही है तो वायु आएगी, तो महाभूत इसके याद हो जाएंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है हरितकी। इसका एग्जाम्पल क्या है, हरितकी। हरितकी कब यूज़ होता है, कब्ज में, यानी विबंध में। इन्हें क्या कहते हैं, लग्जेटिव्स। इन्हें मॉडर्न में क्या कहते हैं, लग्जेटिव्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्रंसन कर्म की। जो चिपके हुए मल को बिना पकाए ही नीचे धकेल दे। अब आप ये देखिए कि अनुलोमन में उसे पकाकर वायु नीचे की ओर ला रही थी, लेकिन स्रंसन में जो सिर्फ चिपके हुए हैं, से स्रंसन, से साथ याद कर सकते हो या नहीं कर सकते, से स्रंसन, से साथ, यानी जो चिपक गए साथ हैं, उनको हटाकर और बिना पकाए ही निकाल देता है। तो अब बिना पकाए ही निकल रहे हैं तो किसका जोर होगा भाई, ऊपर से फोर्स लग रहा है, वजन वाला फोर्स, तो किसकी वजह से होगा, जल और पृथ्वी की वजह से होगा। पाचन की कोई बात नहीं, पाचन की बात आती तो यहाँ पर अग्नि आती, लेकिन यहाँ पर तो ये सिर्फ वजन की वजह से, एक गुरुता की वजह से, जल और पृथ्वी के गुरुता की वजह से क्या रहे, नीचे की ओर धकेल दिए जा रहे हैं, बिना पाचन हुए। तो इस वजह से इसके महाभूत जल और पृथ्वी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आरगवद, अमलतास, विबंध में यूज़ होता है। ये माइल्ड लग्जेटिव है, याद हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं भेदन। नाम से ही पता चल रहा है, जो कड़े और बंधे हुए मल को तोड़कर बाहर निकाले। भेदन का मतलब तो तोड़ना ही होता है, अलग करना होता है। तो जो बंधे हुए मल को अलग करे और तोड़कर बाहर निकाले, वही भेदन कहलाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि तोड़ रहा है वो, उससे तीक्ष्णता की ज़रूरत है, तो इसके लिए इसमें अग्नि आ जाएगी और उसे नीचे की ओर गमन कराने के लिए उसमें पृथ्वी आ जाएगी। समझ आया। उसे तोड़ने के लिए पानी नहीं तोड़ेगा, अग्नि की ज़रूरत है, इसलिए अग्नि चाहिए। पृथ्वी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर करनी है। इसका एग्जाम्पल कटु की है। किस में यूज़ होता है, यकृत विकार और विबंध में। ड्रास्टिक परगेटिव है, यानी तहलका मचा देगा, निकाल ही देगा। फिर अगर इसने काम शुरू किया तो कोई इसे रोक नहीं सकता। ड्रास्टिक परगेटिव है, ठीक है। भेदन उसे तोड़ के बाहर निकाल देगा, चाहे कितना ही पुराना, कितना ही कैड़ा, कितना ही कठिन हो, कितना ही ज़्यादा बंधा हुआ हो। इसके बाद बात करते हैं रेचन। रेचन में बेसिकली याद रखो विरेचन। रेचन इज विरेचन, ठीक है। जो मल को झल्लिए पतला बनाकर बलपूर्वक निकाले, बलपूर्वक बाहर निकाले, तो रेचन इज विरेचन। तो विरेचन में हमें पता ही है जल और पृथ्वी होता है, क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं कि जलीय अंश इसमें होता है। इसका क्या है, त्रिवृत, त्रिवृत होता है, तीव्र विरेचन कराता है, और हाइड्रोपरगेटिव। ईजी था ये चारों चीज़ें, मुझे लगता है आप अब कभी नहीं भूलेंगे। रेचन इज विरेचन, बस इतना ही याद करना है। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, छेदन, लेखन और फिर ग्राही और स्तंभन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली अब जो नीचे के हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं सारे। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए, रेचन तक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे छेदन। छेदन क्या होता है और लेखन क्या होता है, ये पहले देखो काम क्या करें। स्क्रैपिंग एंड एक्सपेक्टोरेंट, ये बाहर निकाल रहे हैं। मोस्टली ये यूज़ किस में होता है, हमारा काश्वास में, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। छेदन, देखो छेदन में क्या कह रहे हैं, जो श्लेष्मा यानी कफ आदि को बलपूर्वक उखाड़कर बाहर निकाले। समझ आ गया कि ये श्लेष्मा को बलपूर्वक उखाड़कर बाहर निकाले। अब इसमें क्या होगा, वायु और अग्नि होगी। क्यों, क्योंकि ये ऊर्ध्व जो अभी तक हमने पढ़े वो अधः प्रवृत्ति कर रहे थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं छेदन, ये ऊपर यानी कफ को बाहर निकालते हैं मुख मार्ग से, तो ऊपर की ओर प्रवृत्ति हो रही है, तो वायु और अग्नि आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल काली मिर्च और मरीच है। इसका एग्जाम्पल क्या है, काली मिर्च और मरीच।
कफ और दमा में यूज़ होता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी जो कफ है, मलभूत कफ है, उसे बाहर निकालता है, राइट। जो मलभूत कफ है उसे बाहर निकालेगा। लेखन क्या करता है? जो शरीर की धातुओं को या दोषों को सुखाकर छील दे, वजन घटाना। इस लेखन कर्म का मतलब होता है धातु को सुखाना, और जब धातु ही कम हो जाएगी तो वज़न तो कम हो ही जाएगा। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? वज़न कम करने के लिए। इसमें क्या हो जाएगा? वायु और अग्नि, यही दोनों सुखाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब हमें मोटापा कम करना होता है, फैट को पिघलाना होता है, तो हम या तो शहद, मधु लेते हैं या फिर गर्म पानी लेते हैं। तो ये किस में यूज़ किया जाएगा? मोटापे में। और इसे मॉडर्न से कैसे रिलेट करेंगे? स्क्रैपिंग से। वो खुरच के उसे निकालता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्राही और स्तंभन। ठीक है, ग्राही देखो, जो जठराग्नि बढ़ाकर द्रव को सुखाता है और मल को रोकता है। ग्राही का मतलब ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब है रोकना। तो जो जठराग्नि बढ़ाकर द्रव को सुखाता है, जठराग्नि बढ़ी यानी उसने जल के अंश को सोख लिया और मल को सुखा दिया, और जब मल सूख गया तो उसकी जो ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही थी तो वो कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? वायु और अग्नि हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसका एग्जाम्पल है सौंठ और ज़ीरा। यूज़ किस में करते हैं? अतिसार में, क्योंकि अतिसार में ही तो अति प्रवृत्ति होती है मल की, तो इसलिए अतिसार। और इसको रिलेट कर सकते हैं हम एब्जॉर्बेंट से। ईजी था। इसके बाद ग्राही के बाद आता है स्तंभन, जो शीतवीर्य के कारण वायु और मल की गति को रोक देते हैं। शीतवीर्य के कारण वायु और मल की गति को रोक देते हैं। उसमें महाभूत कौन से थे? ये हैं पृथ्वी और जल। इसमें महाभूत का डिफरेंस है वायु और अग्नि है, क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि का संबंध है, उससे ये सुखा रहा है। देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है कि ये जठराग्नि बढ़ाकर सुखा रहा है। और ये कैसे सुखा रहा है? शीतवीर्य के कारण वायु से सुखा रहा है। यानी ये शीत है, वो उष्ण है। ये कैसा है? स्तंभन जो है वो शीत से कार्य करता है, और जो ग्राह्य है वो उष्ण से कार्य करता है, उष्ण गुण से कार्य करता है। ठीक है, पृथ्वी और जल होंगे इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या है? कुटज और वत्सक। किस में यूज़ होता है? ये रक्त स्राव में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? ये रक्त स्राव जहाँ हो रहा है, ये रक्तपित्त आप लिख सकते हो, राइट। इसमें आप रक्तपित्त लिख दीजिए। रक्तपित्त में यूज़ होता है। इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट। इन्हें मॉडर्न से रिलेट करते हैं। इसके बाद आता है आपका मादक एवं अन्य प्रभाव। मदकारी किसे कहते हैं? मदकारी, प्रमाथी और अभिसंधि हम साथ पढ़ेंगे। मदकारी देखो, जो बुद्धि को भ्रमित कर दे यानी नशा पैदा करे, वो मदकारी है। मदकारी देखो, मद धातु का मतलब होता है मत वाला जो बना दे। ये हम पढ़ते हैं अगध में, राइट। तो मद का मतलब है जो मत वाला बना दे। तो जो बुद्धि को भ्रमित कर दे, नशा पैदा करे, वो मदकारी है। अब जो सत्व प्रधान है वो तो ऐसा नहीं करेगा, तो तम प्रधान गुण होता है इसमें, इस वजह से ये बुद्धि को भ्रमित करता है। इसका एग्जाम्पल मदिरा है, अफीम है। इसे किस में दिया जाता है? अनिद्रा में, दर्द में। किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसे, और जैसे नींद नहीं आती है उसे, इन्हें क्या कहते हैं? नार्कोटिक्स। इसके बाद आता है प्रमाथी, जो अपने प्रभाव से श्रोतसों में रुके दोषों को बाहर धकेल दे। यानी प्रमाथी इज रिलेटेड टू श्रोतस। जो श्रोतस में अवरोध हो जाता है उन्हें खोल दे। प्रमाथी एंड अभिसंधि अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रमाथी वो होते हैं जो अपने प्रभाव से श्रोतस के अवरोध को खोल देते हैं। अब अवरोध को खोलने के लिए तीक्ष्णता की ज़रूरत है और उसकी गति की भी ज़रूरत है। तो इसमें अग्नि आएगी और वायु आएगी। फॉर एग्जाम्पल मरीच और वचा। एग्जाम्पल कफ विकार में देखो मोस्टली कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है रास्तों को? कफ करता है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रमाथी द्रव्य की। तो इसे डी ऑब्स्ट्रेंट यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन को हटाए। अभिसंधि जो ऑब्स्ट्रक्शन करे, ऑब्स्ट्रक्शन कॉजिंग।
ठीक है, तो जो अपने भारीपन से स्रोतस में रुकावट या चिपचिपापन पैदा करे। हमने अभी पढ़ा प्रमाथी तो वो है जो स्रोतस को खोले, ये स्रोतस को बंद करता है, अपने भारीपन से उन्हें रोक देता है, अवरोध कर देता है। इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी और जल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दही, इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि दही क्या होता है, अभिसंधि होता है, स्रोतस को अवरोध करता है और इसीलिए हम देते हैं उन्हें क्रश व्यक्ति को। जो पतले दुबले होते हैं, कहीं से तो कुछ उन्हें लगे, मोटे हो जाए, ठीक है। धातु क्षय में हम इन्हें देते हैं, ये क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवायी विकासी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यवायी का मतलब होता है जो शरीर में पचने से पहले ही पूरे शरीर में फैल जाए। जो पचा नहीं है उसने ये इंतज़ार नहीं किया कि मैं पचूंगा फिर फैलूंगा, नहीं, उसने कहा है कि मैं पहले ही फैल जाऊंगा, बाद में पचूंगा। तो जो पचने से पहले ही पूरे शरीर में फैल जाए। अब फैलेगा कैसे, एक तो फैलने के लिए गति चाहिए और जगह चाहिए। जगह के लिए आकाश है और गति के लिए वायु से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विष, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, विष है। कैसे याद रखोगे कि विष कभी आपको टाइम देता है कि नहीं अभी तो मैं पहले पचूंगा, उसके बाद में शरीर में फैलूंगा और फिर लक्षण उत्पन्न करूंगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो विष आपने सेवन किया और वो तुरंत आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। क्यों, क्योंकि वो व्यवायी है, पूरे शरीर में बिना पचे ही फैल जाता है, रैपिड डिफ्यूज़न होता है, जैसे भांग और विष। विकासी क्या होता है, ये विकास नहीं होने देता है, किसका, धातुओं का। अब धातु का विकास नहीं होगा तो ओज का क्षय हो जाएगा, यानी ओज को सुखा देगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। विकासी से याद आएगा विकास, तो विकास नहीं करेगा, किसका, धातु का। अब धातु का विकास नहीं होगा तो किसका नहीं होगा, ओज का नहीं होगा, तो ओज को सुखाएगा और संधि को ढीला कर देगा, शिथिल कर देगा, राइट। यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम, संधि शिथिलता। क्या करेगा, संधि को शिथिल कर देगा। वायु प्रधान है भाई, ओज को जो सुखाएगा वो तो वायु प्रधान ही होगा। इसका एग्जाम्पल सुपारी है, डिप्रेसेंट है, ठीक है। इसके बाद रसायन वाजीकरण। अब हम देखते हैं रसायन जो बुढ़ापे को और रोगों को दूर करे और दीर्घायु प्रदान करे, वो रसायन होते हैं। सर्वगुण युक्त, ये सब गुण में सब सारे ही गुण इसके अंदर होते हैं। आंवला और गिलोय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रिजुविनेशन, एंटीऑक्सीडेंट, राइट। इसके बाद ये तो इजी ही है, ये तो हम सब पढ़ते हैं बार बार, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। वाजीकरण, जो शुक्र, देखो वाजीकरण इज रिलेटेड टू शुक्र, तो जो शुक्र धातु को बढ़ाए, संतान उत्पत्ति करे, संभोग शक्ति को बढ़ाए। पृथ्वी और जल इसमें होता है। अश्वगंधा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मेध्य, जो धारणा शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है। मेध्य इस धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति और बुद्धि, इन सबको बढ़ाए, सत्व प्रधान होता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ब्रेन टॉनिक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, रॉयल आयुर्वेद पर। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें याद करने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। थैंक यू।